Good evening, friends. Good evening, sir. Good evening, ma'am. चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए साहब, लेट्स स्टार्ट। देखिए, लास्ट क्लास तक हमने सेक्शन 45 4 तक कर लिया था। अब सेक्शन 45 5 करेंगे। सेक्शन 45 5, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ योर लैंड और बिल्डिंग और बोथ। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है कि आपकी, जैसे गवर्नमेंट का मान लो कोई प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट डाल रही है गवर्नमेंट ये, और बीच में किसी की मान लो पर्सनल प्रॉपर्टी आ जाती है रामलाल की, तो गवर्नमेंट इस प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लेगी कंपलसरीली और अपनी लाइनें सीधी निकाल देगी। फिर मान लो प्यारेलाल की प्रॉपर्टी आ गई, उसकी भी टेक ओवर कर लेगी और आगे ऐसे निकलती चली जाएगी। और गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट में अगर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी आएगी तो डेट विल बी कंपलसरीली टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी तो बड़ी सीधी सी बात है भैया कि बदले में क्या देगी? बदले में कंपेंसेशन देगी। अब कंपेंसेशन देगी तो जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी टेक ओवर हुई है उसको बदले में कंपेंसेशन मिला है, तो कैपिटल गेन भी उसी के हाथ में निकलेगा। तो हमें उसके हैंड में कैपिटल गेन कैसे निकालना है वो सीखना है, राइट? देखिए ध्यान से। गवर्नमेंट कह रही है कि भैया जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप पीरियड होल्डिंग कहां से लेंगे? बोले जिस दिन आपने ये एक्वायर की थी, यानी परचेज की थी आपने, डेट ऑफ एक्विजिशन बाई असेसी, असेसी ने जब खरीदी थी वहां से स्टार्ट, और 1 डे बिफोर द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन बाई गवर्नमेंट, यहां तक आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी, जिससे तय होगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। ठीक है साहब। अब आगे क्या आया साहब? अब आगे ये आया कि जो हमें कंपेंसेशन मिली, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हमने निकाल दिया। सेल प्रोसीड की जगह हम लिखते हैं ओरिजिनल कंपेंसेशन, कंपेंसेशन। और अगर कोई एक्सपेंस हुए हैं इस पे तो वो माइनस कर दीजिए, और इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और अगर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो सब लेस कर दीजिए। आपका निकल आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बड़ी ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं ऐसे एक प्रैक्टिकल में रखूं तो मान लीजिए हमने अपनी बिल्डिंग कोई थी, वो खरीदी थी 1105 को, गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया 1120 को, और कंपेंसेशन रिसीव्ड हुई ऑन 1121 को। ये मान लो तीन हमने बातें रख ली यहाँ पर समझने के लिए। और कंपेंसेशन, अच्छा बिल्डिंग खरीदी कितने की थी? मान लो 10 लाख की, और कंपेंसेशन कितनी मिली? 50 लैक्स। अब जो कंपेंसेशन गवर्नमेंट डिसाइड करती है
वो जो आप अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हो उसके आधार पर डिसाइड कर दिया। तो कई बार लोग क्या करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो कंपेंसेशन तय होगी गवर्नमेंट की, वो चूंकि देखिए आप खरीदते हो प्रॉपर्टी, खरीदी 1 करोड़ की, जब रजिस्ट्री की बारी आई तो 50 लाख की रजिस्ट्री कराई। क्यों? क्योंकि बेचने वाले ने बेचा तो उसने कैपिटल गेन कम दिखाया तो टैक्स कम हो गया। ऊपर से स्टैम्प पेपर भी, अब 50 लाख की आप रजिस्ट्री करा रहे हो तो 50 लाख के हिसाब से आएंगे। तो गवर्नमेंट भी होशियार है, उसने कहा ठीक है तुम जब ये बदतमीजी करोगे तो हम आपके, अगर गवर्नमेंट कंपलसरी एक्विजिशन करेगी कभी कोई प्रॉपर्टी का, तो हम डिसाइड कैसे करेंगे, बिल्कुल रजिस्ट्री के हिसाब से, जिस हिसाब से आपने वैल्यू अपनी रजिस्ट्री कराई है। चलिए साहब, अब मान लीजिए मुझे 50 लाख रुपए कंपेंसेशन मिली, ठीक है मैंने लिख लिया। मान लो 10,000 रुपये खर्चे हुए, ये मैंने माइनस किया। अब खरीदी 5 लाख की थी, प्लीज ध्यान से रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। तो 5 लाख का मैं, मान लो इंप्रूवमेंट नहीं है तो नहीं लेंगे। 10 लाख की खरीदी थी 4-5 में। जरा 4-5 का इंडेक्स नंबर फटाफट से बताएं कितना आ रहा है। 2004-5 का इंडेक्स नंबर देख के फटाफट से बताएं। 113। और देखिए ध्यान से देखिएगा, कंपलसरी एक्विजिशन हुआ 19-20 में और कंपेंसेशन मिला 20-21 में। अब सब लोग मुझे बताइए कि अब मल्टीप्लाइड बाई मैं क्या करूं, 19-20 करूं या 20-21 करूं? सो भैया यहाँ 19-20 होगा और वो है 289, 301 नहीं होगा, राइट? जरा बताइए मल्टीप्लाई कर करू का कितना आया ये। दस लाख डिवाइड बाई 113 इंटू 289, अमाउंट बताएं कितना आया फटाफट से। 25575, 2557522। चलिए ये इंडेक्स हो गया। तो अब लगे हाथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बता दीजिए कितना आ रहा है। 2432, 2478, ये आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलिए सर, अब अगली बात ले रहे हैं। ये जो कंपेंसेशन आप देखिए, हमने इंडेक्स जो किया वो हमने जिस ईयर में एक्विजिशन हुआ वहां तक किया, लेकिन अब बात आ रही है कि ये जो कैपिटल गेन है वो किस प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाएगी और कौन सा असेसमेंट ईयर माना जाएगा और फिर अकॉर्डिंगली उसमें कैसे टैक्स लगेगा, फटाफट बताइए। ये प्रीवियस ईयर कौन सा माना जाएगा? 1920 नहीं, 2021, यानी जिस ईयर में कंपेंसेशन रिसीव हुई टैक्सेबल उस ईयर के हिसाब से होगा। तो असेसमेंट ईयर हो गया 21-22। सो मेरी बात ध्यान से सुनना, इंडेक्स बेनिफिट मिलेगा जब तक आपने असेट होल्ड की वहां तक, और जब टैक्स करने की बारी आई तो देखो जब तक कंपेंसेशन का अमाउंट ही नहीं पता होगा हमें तो हम कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे। तो कंपेंसेशन हमें यहाँ मिली तो हमने यहाँ पर अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन निकाल दिया। तो प्रश्न ये उठा कि किस ईयर में टैक्स लगेगा। तो देखिए वहां भी नोट बिट स्टैंडिंग करा गया। वो किस लिए किया गया? इसीलिए किया गया नोट बिट स्टैंडिंग कि भैया ताकि जिस ईयर में असेट की उस ईयर की टैक्स लायबिलिटी ना बने, बल्कि जिस ईयर में कंपेंसेशन मिली उस ईयर की टैक्स लायबिलिटी होगी। सो याद रखने वाली बात क्या थी कि जिस ईयर में असेट टेक ओवर की गई मल्टीप्लाइड उस ईयर से करेंगे और टैक्सेबल करेंगे उस ईयर में जिस ईयर में कंपेंसेशन प्राप्त हुई। फटाफट बताओ ये बात समझ आई? फिर मैं आगे बढ़ता हूं क्विक। चलिए अब मेरी बात आगे सुने आप।
अब मान लीजिए जिस व्यक्ति को 50 लाख रुपए कंपेंसेशन मिली, वो इस कंपेंसेशन सेटिस्फाइड नहीं है, वो कोर्ट में चला जाता है। चलो जी, कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा है, इसको 30 लाख रुपए और कंपेंसेशन दे दो। तो जो 30 लाख और कंपेंसेशन दी गई, इसके दो नाम हैं, एडिशनल कंपेंसेशन और इसे एनहांस्ड कंपेंसेशन भी कह सकते हैं। एनहांस्ड कंपेंसेशन, एडिशनल और एनहांस्ड कंपेंसेशन। अच्छा, इसके लिए मान लो इसके 50,000 रुपए खर्च हो गए, तो गवर्नमेंट कह रही है वो खर्चा लेस कर दो, यानी अब 29,50,000 जिस ईयर में ये मिला उस ईयर में टैक्स लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन सा कैपिटल गेन माना जाए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। मान लो यही केस होता तो हम इसे लॉन्ग टर्म मानते, शॉर्ट टर्म मानते, फटाफट दो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसका लॉजिक क्या है, प्लीज ध्यान से सुनना। डिपेंड ऑन ओरिजिनल कंपेंसेशन नेचर। अब बताइए कम मिली थी, अगर ये समय पे मिलती तो ये 80 लाख होता, तो फिर ये कैपिटल गेन सारा क्या होता, लॉन्ग टर्म होता ये वाला, है ना। तो कह रहे हैं जो ओरिजिनल कंपेंसेशन का कैपिटल गेन था वही यहां का माना जाएगा। ये लॉन्ग टर्म था तो ये लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म था तो ये शॉर्ट टर्म। चलिए साहब, अब सवाल एक और उठा कि सर हम तो कोर्ट में गए कि कंपेंसेशन कम है, हमें और दीजिए। कोर्ट को ये बात चुभ गई, उसने कहा तुम्हारी बदतमीजी बहुत हो रही है, ये कंपेंसेशन 50 गलत दी गई है, ये 40 होनी चाहिए थी, 40 लाख होनी चाहिए थी, और कोर्ट ने कंपेंसेशन रिड्यूस कर दी। अब बताइए अब आप क्या चाहते हैं, अब क्या होगा। अब ये होगा, ध्यान से सुन लें, कैपिटल गेन दोबारा से रिकम्प्यूट किया जाएगा 40 लाख के हिसाब से, तो ये रह जाएगा 14 लाख, 10 लाख कम हो गया, राइट। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान के टैक्स पर आप तो जिस ईयर का ये कैपिटल गेन है 20-21 में आप इस पर टैक्स दे चुके हैं, और ये जो कंपेंसेशन 40 लाख गवर्नमेंट ने बताई है, सॉरी कोर्ट ने बताई है, ये मान लो 2 साल बाद पता चल रही है, तो आप तो टैक्स दे चुके हो 50 लाख के हिसाब से। तो गवर्नमेंट कहती है कि जो टैक्स आप 50 के हिसाब से दे चुके हो, देना चाहिए था 40 के हिसाब से, तो 10 लाख पे जो ज्यादा टैक्स चला गया वो गवर्नमेंट आपका रिफंड करेगी, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड कर देगा। और भैया आपके पास 50 लाख आई थी कंपेंसेशन, आनी कितनी चाहिए थी 40 लाख, तो आपके पास 10 लाख फालतू है, तो ये 10 लाख रुपए आप गवर्नमेंट को रिफंड कर दीजिए। रिपीट कर रहा हूं, जो 10 लाख असेसी के पास फालतू कंपेंसेशन आ गई वो असेसी गवर्नमेंट को रिफंड करेगा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर जो फालतू टैक्स आ गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसी को फालतू टैक्स रिफंड कर देगा। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। क्लियर है तो फटाफट क्लियर लिख दें। तरुण, अगर आप रिफंड नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, असेसी इन डिफॉल्ट बन जाएंगे, और गवर्नमेंट का पैसा मैं आपको बता दूं कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी गवर्नमेंट का पैसा नहीं रोक सकता, एक पैसा नहीं रोक सकता गवर्नमेंट, सबको देना पड़ता है, ठीक है। चलिए साहब, अब बात ये आ रही है, आएगा शुभांशु, वो आएगा, वेट कीजिए। अब देखिए, अब बात ये आती है कि जो कंपेंसेशन है अगर ये इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट दे तो क्या होगा। इंस्टॉलमेंट्स में तो हमें ये देखना है कि साहब अगर ओरिजिनल कंपेंसेशन इंस्टॉलमेंट में दी है तो क्या होगा, और एडिशनल कंपेंसेशन इंस्टॉलमेंट में दी है तो क्या होगा। ध्यान से सुनना प्लीज। ओरिजिनल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर ही मान लिया जाता है कि सारा ओरिजिनल कंपेंसेशन मिल गया। मतलब यह है कि जो ओरिजिनल 50 लाख था, गवर्नमेंट कहती है हम 20 लाख अभी आपको दे रहे हैं और 30 लाख बाद में दे देंगे, तो भी कैपिटल गेन 50 लाख मान के निकलेगा। ये मान लिया जाएगा कि 20 मिला है, भले ही 50 मिल गया और कैपिटल गेन निकल गया। अब बात ये आती है कि साहब सर ये 20 अभी मिला था और टैक्स 50 के हिसाब से दे दिया,
तो भैया जब ये 30 वापस मिलेगा तो उस समय मतलब बाद में फिर 30 दोबारा मिलेगा, क्योंकि देखिए ना 50 है, 20 अभी मिल गया और 30 2 साल बाद या 1 साल बाद गवर्नमेंट दे रही है। तो 20 जिस ईयर में मिला उस ईयर में मान लेंगे 50 पूरा मिल गया और कैपिटल गेन निकाल के टैक्स दे देंगे। अब 30 जब भी मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि पहले ही 50 पे लग गया है। तो ओरिजिनल कंपेंसेशन के समय पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिलती है, मान लेते हैं सारा मिल गया और टैक्स उसी के हिसाब से देना पड़ता है। पर एडिशनल में जब जब इंस्टॉलमेंट मिलेगी तब तब टैक्सेबल होगी। यानी अगर मान लो ये 30 लाख है एडिशनल और 10-10 लाख की 3 साल में 3 इंस्टॉलमेंट मिलती है तो 10-10 लाख हर साल टैक्सेबल होगा। और अगर कोई खर्चा है तो वो माइनस करके हम कर लेंगे इसे, राइट। तो ये बात हमारी एकदम समझ आ गई। अब जरा एक सवाल पूछता हूँ, सोच के बताना। ये जैसे यहाँ प्रॉफिट आया था, ये प्रॉफिट ना के लॉस आ जाता और फिर हमें 30 लाख रुपए एडिशनल कंपेंसेशन मिलती 2 साल बाद, तो इस लॉस को क्या मैं एडिशनल कंपेंसेशन से सेट ऑफ कर सकता था या नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता मुझे। मैं यहां पे फिर बोल रहा हूं, ओरिजिनल कंपेंसेशन की जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी मान लिया जाएगा सारा पैसा मिल गया और अकॉर्डिंगली टैक्सेबल इनकम निकाल दीजिए। और एडिशनल जब जब मिलेगी उस ईयर की इनकम में टैक्सेबल होगा, ये उस ईयर की इनकम मान के टैक्स लग जाएगा। ओरिजिनल में मैंने लिखा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मान लिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के समय ही मान लिया जाता है कि सारा ओरिजिनल कंपेंसेशन मिल गया और जब इसमें जब जब मिलेगी तब तब। सो इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन यू रिसीव फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देन income tax department assume that you have received total original compensation. So at the time of first installment total compensation assumed received by the assessee, then capital gain will be calculated according to the full compensation, original compensation. But whenever additional compensation received in installment, so these installments will be taxable in the respective years, in the years in which you receive the installment. So in simple words, whenever you receive original installment in first original compensation in installment, at the time of first installment 100% original compensation will be taxable. But if you receive additional compensation installments, then each installment will be taxable in the year of receipt. So I think this is very clear to all of you, right? Okay. Now one student asked me, sir, if assessee receive any interest on compensation, then what to do? Nothing to do. Whatever you are receiving as interest on compensation, suppose you received interest on compensation of 5 lakh, so government give the standard deduction on this 5 lakh 50%, यानी 2,50,000. So 5 lakh minus standard deduction 50%, ये statutory fixed deduction है 50%. So 5 lakh minus 50% 250, so remaining amount is 250. So interest remaining to 250 will be taxable अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द ईयर ऑफ रिसीट। यानी अगर हमें कंपेंसेशन पर कोई ब्याज मिली है तो वो ब्याज 50% डिडक्शन देने के बाद जो बचती है वो आईओएस की इनकम मानी जाती है और जिस ईयर में मिलती है उस ईयर में टैक्स लगता है। सो दिस वाज सेक्शन 45(5). इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस रिगार्ड प्लीज आस्क मी, आई विल रिप्लाई योर डाउट, अदरवाइज वी विल गो फर्दर। अमोल, in original compensation CCBL losses of tax, nothing actually गवर्नमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एटलीस्ट इतनी जरूर देती है कि गवर्नमेंट अपना टैक्स ले ले। सो यहाँ पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? चलिए, ओके। सो आई थिंक दिस सेक्शन इज क्लियर। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी मच इंपॉर्टेंट सेक्शन। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट बताएं। चलिए, अब सेक्शन 45(5)(a), ये सेक्शन क्या है? देखिए, ये बिल्डर के साथ कोलैबोरेशन करते हैं उस तरीके का सेक्शन है। पहले मैं सेक्शन मतलब पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूं, फिर इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं ठीक है ना, मैं बताता हूं आपको। चलिए, मान लीजिए मैं हूं और ये मेरी
एक पुराना सा मकान है। अब मेरे को लग रहा है यू वांट टू गिव द मैसेज, प्रेक्षा क्या चाहते हो आप, मतलब कौन सा मैसेज दे रहे हो आप, मुझे बताओ। व्हाट टू डू, मेरी क्लास लीव हो रही है बार बार, तो मैं क्या करूं आप मुझे बताओ ना। मैं अगर एक ही बात को रिपीट करूंगा तो आपका फिर आप कहोगे कोर्स नहीं हुआ। अब आपकी लीव हो रही है तो इसमें मेरी गलती क्या है। आप अपना थोड़ा ना हाई स्पीड नेट कीजिए, या जहां आप बैठे हो ना वहां थोड़ा सा नेट को आगे पीछे कीजिए ताकि आपकी क्लास कंटिन्यू चल सके, है ना। देखिए मुझे पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मुझे वो पढ़ाना है आपको, आप समझिए इस चीज को। अब मैं आपके मान लीजिए अब अगर वही बात बार बार रिपीट करूंगा तो पता चला एक ही सेक्शन हुआ, फिर आप ही कहोगे सर कोर्स नहीं करवाया आपने, है ना। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, और कोशिश ये कीजिए ऐसी जगह आप बैठ जाए जहाँ नेट पूरा आ रहा हो, ठीक है ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए, अब सपोज मेरे पास ये एक घर है, पुराना सा पड़ा हुआ है, मान लो 200 स्क्वायर यार्ड का है, पड़ा हुआ है ऐसे ही। अब देखिए हर व्यक्ति का मन होता है यार कि मेरा घर भी नया बन जाए, मेरा घर भी 4 मंजिला बन जाए और ये हो जाए वो हो जाए, बट यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊं। तो मेरे जैसे लोगों के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे बिल्डर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो मुझसे आके कहते हैं जी ऐसा है संजीव जी, ये हम आपका मकान ले लेते हैं, लैंड और बिल्डिंग एज इट इज, और इसे तोड़ के 4 मंजिलें आपकी बना देते हैं। ये लीजिए, ये 4 मंजिलें आपकी हमने बना दी, और सर 2 मंजिल आप ले लो और 2 मंजिल हम ले लेते हैं, प्लस कुछ कैश। कैश अगर डील हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर दो फ्लोर आप ले लीजिए, 2 हम ले लेंगे। अब वो जो बंदा है जिसने 2 फ्लोर लिए हैं, वो इन 2 फ्लोर में देखिए एक तो अपनी कॉस्ट निकालेगा सारी, प्लस प्रॉफिट भी तो निकाल लेगा। यस। तो अब बताइए, मैंने ये बिल्डिंग इसे दी तो एक तरीके से देखा जाए तो मेरी आधी रह गई भाई, 2 ही फ्लैट वापस आए जबकि 4 आने चाहिए थे। तो अब जो मेरा फ्लैट मतलब पूरा घर गया, बदले में 2 फ्लैट आए, तो ये कैपिटल गेन में कैसे इसका करें। तो इस तरीके के एग्रीमेंट को हम कहते हैं स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, बस गवर्नमेंट ने क्या बोला वो हम देख लेते हैं कि भाई अगर हमने एक घर दिया और बदले में हमें 2 फ्लैट मिल रहे हैं या कुछ कैश मिल रहा है, तो वो तो घर गया ना, ट्रांसफर हो गया, बदले में आ रहा है तो गया, वो कॉस्ट हो गई, और जो आया वो हमारी एक तरीके से सेल प्रोसीड हो गई। तो इन फ्लैट्स की कीमत में से हमें इसकी कॉस्ट लेस करनी होगी, और निश्चित तौर पर हम ये चाहेंगे कि हमें जो मिला वो जितने की वैल्यू है उससे थोड़ा बहुत तो ज्यादा मिले, राइट। तो देखिए क्या है इसमें, पढ़ लेते हैं, अब आपको समझ आएगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, वेयर कैपिटल गेन्स अराइजिंग टू एन असेसी बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, यानी असेसी जो होगा वो इंडिविजुअल और एचयूएफ होगा, 2 की बात हो रही है बस। यानी ये एग्रीमेंट कौन कर सकता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। फ्रॉम ए ट्रांसफर ऑफ कैपिटल से बीइंग लैंड और बिल्डिंग ऑफ बोथ, मैंने भी किया है। अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट स्पेसिफाइड देखो मैंने नीचे दिया हुआ है। मीन्स रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, यानी आपने ये एग्रीमेंट ओरल नहीं किया, रजिस्टर करा लिया, इन विच ए पर्सन ओइंग लैंड और बिल्डिंग, मैं भी लैंड और बिल्डिंग ओ कर रहा था, एग्रीज टू अलाउ एनर पर्सन, यानी डेवलपर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में मैंने उसे दे दी, और मैंने उससे कहा कि बदली में मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को 2 फ्लैट मिल रहे हैं, तो ये मेरा शेयर हो गया। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग सच प्रोजेक्ट, हाँ कह सकते हो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। सो इन सच प्रोजेक्ट वेदर विद और विदाउट पेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन कैश, यानी 2 फ्लैट के साथ कुछ मुझे कैश भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो डिपेंड करता है। तो अब मैं इंडिविजुअल हूं या एचयूएफ हूं, मैं इस तरीके का स्पेसिफाइड एग्रीमेंट करता हूं। तो एग्रीमेंट करने के बाद अब देखिए वो क्या करें, द कैपिटल गेन शैल बी चार्जेबल टू द इनकम टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर द होल और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इशूड बाय द कंप्लेंट अथॉरिटी। यानी मैंने आज ये ट्रांसफर किया है और प्रोजेक्ट बन के तैयार होता है 3 साल बाद, और 3 साल बाद कंपिटेंट अथॉरिटी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ जी आपका मकान बन के तैयार है, ओके सर्टिफिकेट दे दिया। तो जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा माना जाएगा ये ट्रांसफर उसी ईयर में हुआ है, भले ही एग्रीमेंट आज हो गया। ट्रांसफर किस ईयर में माना जाएगा, जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमें किससे मिल जाएगा, कंप्लेंट अथॉरिटी से, कि भैया आपको जो है ये जो है आपका फ्लैट बन के तैयार है, दैट्स ऑल। तो टैक्सेबिलिटी किस ईयर में होगी, उस ईयर में होगी जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 48 द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ सेट सर्टिफिकेट ऑफ हिज शेयर बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ इन द प्रोजेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय द कंसिडरेशन कैश इफ एनी शैल बी टीम टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। कुछ नहीं जी, सिंपल सी बात है। अब मैं फिर से आपको राइटिंग पैड पे लेके चल रहा हूं, वहां पे फिर से आपको प्रैक्टिकली और लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूं।
और प्लीज ध्यान से सुनिएगा ताकि समझ आ जाए, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए मेरी बात ध्यान से, मुझे ये 2 फ्लैट मिल रहे हैं भैया, इन 2 फ्लैट्स की कुछ तो स्टैम्प वैल्यू होगी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जिसको हम सर्कल रेट कहते हैं कि मिनिमम इतनी तो रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लो इसकी है 2.5 करोड़ दोनों की, राइट। और मैंने उनसे कहा था जी कैश भी लूंगा मैं आपसे, और उन्होंने 1 करोड़ कैश के लिए भी बोला। तो इसका मतलब मेरे लिए जो सेल प्रोसीड मानी जाएगी वो मानी जाएगी 3.5 करोड़ रुपीज। यानी साधारण शब्दों में फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो फ्लैट मुझे वापस मिलेंगे ये लिए मेरे लिए सेल प्रोसीड, क्योंकि देखिए ना मेरा पूरा घर गया, बदले में ये आ रहा है, तो जो आ रहा है वही तो सेल प्रोसीड होगी। तो सेल प्रोसीड मेरी मानी जाएगी जो इनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और जो मुझे कैश मिला, और इसमें से इस पूरे घर की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करके मेरा क्या निकल आएगा, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म जैसा भी है। अब बात ये आती है कि ये कैपिटल गेन निकाल दिया आपने लेस करके, और ये किस ईयर का होगा, फिर कह रहा हूं उस ईयर का जिस ईयर में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ये टैक्सेबल इवेंट उस ईयर में होगा। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया जो आपको बदले में मिला उसकी हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, प्लस अगर आपने कोई कैश भी लिया है तो वो लेंगे, और टोटल वैल्यू में से आपकी जो कॉस्ट ऑफ मकान है वो लेस करके कैपिटल गेन निकाल देंगे, और फिर कैपिटल गेन पर आपने टैक्स देना है। और ये कैपिटल गेन उस ईयर का माना जाएगा जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिला है। ओके ठीक है जी, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या गड़बड़ हुई, अब आगे की गड़बड़ भी देख लेते हैं भाई। अब आगे की गड़बड़ ये है, द सेक्शन फर्दर प्रोवाइड्स दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सब सेक्शन सेल नॉट अप्लाई। यानी जो अब मैंने पढ़ाया ये आपको वो अप्लाई नहीं होगा कब, द वेयर असेसी ट्रांसफर हिज शेयर इन द प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर डेट ऑफ इशूड ऑफ सर्टिफिकेट, कंप्लीट सर्टिफिकेट। यानी असेसी ने अपना जो शेयर था कायदे से एग्रीमेंट के हिसाब से तब माना जाएगा जब वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मतलब मैं मान लो मेरा शेयर है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मुझे मिल रहा है, मैं तब शेयर, मतलब देखिए ना यहाँ लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन दी चार्जेबल इन द प्रीवियस इन विच सर्टिफिकेट कंप्लीशन फॉर द होल इशू ए कंप्लीट अथॉरिटी एंड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ए शेयर बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग बोथ प्रोजेक्ट एज इंक्रीज बाय कैश बी डीम टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडर रिजल्ट ऑफ इतना। यानी वो ये कह रहे हैं कि भैया आपने ये जो ट्रांसफर करना है वो ट्रांसफर आप कीजिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद, तो आपका हम ये टैक्सेबिलिटी ऐसे कर देंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और अगर कोई कैश है वो टोटल सेल कंसिडरेशन हो गया माइनस कॉस्ट आप लेस कर दीजिए, इंडेक्स कर करोगे अगर लॉन्ग टर्म है तो। नहीं जी, अब बात ये आती है कि साहब अगर 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 सर उस व्यक्ति ने कंप्लीट सर्टिफिकेट से पहले ट्रांसफर कर दिया अपना शेयर, तो फिर गवर्नमेंट ने कह दिया भैया तुमने हमारी बात नहीं मानी ना, तो भैया अब टैक्स दे दो जिस ईयर में तुमने ट्रांसफर किया है। यानी तुमने अपना शेयर पहले ही ट्रांसफर कर दिया कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले ही, तो वो उसी ईयर का ट्रांसफर माना जाएगा और टैक्स फिर उसी ईयर की लायबिलिटी बन गई। अब आप टैक्स हमें असेसमेंट ईयर में दे देना। अब तुम ये कहोगे सर हमारे पास तो पैसे ही नहीं आए, हमारे पास तो यही नहीं होगा, वो ये कुछ नहीं सुना जाएगा। तुमसे कहा जा रहा है कि तुम एग्रीमेंट कर लो, इंडिविजुअल हो एचयूएफ हो, अपनी एक प्रॉपर्टी जो कैपिटल एसेट है लैंड बिल्डिंग है दोनों हो सकती हैं, आपने एग्रीमेंट कर लिया कि भैया बदले में मुझे बना के दे दे, तो आप अपना शेयर ट्रांसफर कब कर रहे हो, जब सर्टिफिकेट मिल गया है आपको, है ना। अगर आपने पहले ही कर दिया तो फिर ये उसी ईयर की इनकम मानी जाएगी जिस ईयर में आपने ट्रांसफर किया है। सर वो फिर किस रेट पे सेल करेगा, मतलब वो तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माना जा रहा है हर जगह, राइट। सो दिस वाज द सेक्शन 45(5)(a). आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। इसमें याद करने वाली बात सिर्फ यही है, फिर से बताता हूँ, इंडिविजुअल एचयूएफ है ना। उसके बाद उन्होंने कहा कैपिटल से लैंड बिल्डिंग बहुत हो सकती है, स्पेशल एग्रीमेंट हो सकता है। कैपिटल गेन उस प्रीवियस ईयर का माना जाएगा जिस ईयर में सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन और पार्ट मतलब कंपिटेंट अथॉरिटी ने इशू कर दिया, राइट। सो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन 48 द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट जो है वो आपका इस शेयर उस दिन जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी आपका वो मान लिया जाएगा। पर अगर आपने पहले कर दिया तो कैपिटल गेन शैल बी डीम्ड टू द इनकम ऑफ द प्रीवियस इन विच सच शेयर ट्रांसफर टेक्स प्लेस एंड द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अदर देन प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन शैल अप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर। तो जो भी है आपका फिर वो मान लिया जाएगा, ठीक है। और कई बार अगर हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को चैलेंज कर देते हैं फिर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वैल्यूएशन ऑफिसर होता है, तो हम स्टैम्प ड्यूटी ऑफिस उसको चैलेंज करेंगे तो फिर वो हमारी वैल्यूएशन करके बता सकता है। वो आएगा भी 50 सीमे में और ध्यान से देखेंगे उसे। चलिए सेक्शन 45(6) और 46 से सिंपल से छोटे छोटे सेक्शन हैं। ये कह रहे हैं कि कंपनी अगर अपना कोई शेयर बाईबैक करती है या मान लीजिए कोई मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह के यूनिट्स बाईबैक करते हैं, तो एक में म्यूचुअल फंड वगैरह के यूनिट्स हैं और दूसरे सेक्शन में सिक्योरिटीज वगैरह हैं, ठीक है।
तो दोनों को मतलब दोनों में एक ही बात कही है, तो सिंपल सी है, 1 मिनट में खत्म कर देता हूं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने मान लो 15 रुपए का शेयर या यूनिट खरीदा और वो बाजार में नहीं बिक रहा, मान लो किसी कारण से, या कम पैसों में बिक रहा है। कंपनी ने ऑफर दिया कि भैया ऐसा है, हम आपका 20 रुपए में खरीदने को तैयार हैं। तो कंपनी बाईबैक कर रही है, इसको रीपर्चेज कर रही है, तो मैं बेचूंगा। मैंने खरीदा 15 का और कंपनी को 20 का बेच रहा हूं, तो देखो 20 रुपए सेल प्राइस हो गई, कॉस्ट 15 रुपए हो गई, तो अकॉर्डिंगली आप कैपिटल गेन निकाल सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज सिंपल, नॉट ए बिग इशू हियर। सेक्शन 47 इज टोटल थ्योरेटिकल सेक्शन, सो यू हैव टू रीड योर सेल्फ, अपने आप कर लीजिएगा इसे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है मेरे पढ़ाने लायक, और फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं सर कोई डाउट है, तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बता दीजिएगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। चलिए, अब आ रही है बात फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48। अब ये क्या कह रहा है, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, आप इसको हेडिंग डाल लीजिए, मैं आपके साथ इसे डिस्कस करने जा रहा हूं। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48। अब ये क्या है, देखिए, कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन करेंसी में हमारे यहाँ इन्वेस्ट करता है इंडिया में, तो भैया वो जो इन्वेस्ट कर रहा है चाहेगा भी कि कितना कैपिटल गेन हुआ, क्या उसने कमाया क्या नहीं कमाया। अब मान लीजिए कोई डॉलर में इंडिया लेके आता है और डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट करता है, तो आप जरा मुझे सोच के बताइए, वो इंडिया में भले ही इन्वेस्ट करता है, कैपिटल गेन अगर वो जानना चाहेगा तो वो किस में जानना चाहेगा, डॉलर्स में या रुपीज में? ऑब्वियसली डॉलर्स में, डॉलर्स में जानना चाहेगा, क्योंकि विदेश, देखो हमें अपना रुपया प्यारा है, उनको अपना डॉलर प्यारा है, तो वो डॉलर में जानना चाहेगा। लेकिन सीधी सी बात है, जब वो आया था उसने हमारे यहाँ डॉलर लेके आया था, उन्हें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराया होगा और इंडियन कंपनी के शेयर डिवेंचर खरीद लिए होंगे, और फिर आज वो इंडियन कंपनी के शेयर डिवेंचर बेच रहा है, तो बेचेगा तो उसे इंडियन करेंसी मिली। अब इंडियन करेंसी मिली तो निश्चित तौर पर वो उन्हें क्या चाहेगा कि फॉरेन करेंसी में जानना कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। तो देखिए उसका हम फॉरेन करेंसी में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखिए पीरियड ऑफ होल्डिंग से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म तो आप निकाल ही लोगे। सिक्योरिटी लिस्टेड है तो 12 महीने में, और अनलिस्टेड है तो 24 महीने में लॉन्ग टर्म हो जाती है, 24 महीने बाद। सबसे पहले सेल प्रोसीड, आपको रुपीस दिए हुए हैं और आपको रुपीस से डॉलर्स में उसका प्रॉफिट बताना है। तो गवर्नमेंट बोली एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ सेल और जो भी सेल कंसिडरेशन था। देखो साधारण शब्दों में एवरेज रेट कैसे निकलेगा पहले बता देता हूं। दो तरीके के रेट होते हैं, एक टी टी बी आर, एक टी टी एस आर। टी टी बी आर का मतलब होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टी टी एस आर का मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। ये दोनों रेट्स जो होते हैं वो बैंक के होते हैं, यानी बैंक कितने में खरीद रही है और कितने में बेच रही है। बताइए कौन सा रेट ज्यादा होगा, बी आर और एस आर? एस आर, क्योंकि बैंक खरीदेगी कम में बेचेगी ज्यादा में, तभी तो प्रॉफिट होगा उसे। अब वो कह रहे हैं कि उसी दिन का, जिस दिन बेचा है, एवरेज रेट निकाल लो। अब मान लो 70 बाइंग रेट है उस दिन का और 72 सेलिंग रेट है, तो एवरेज रेट हो गया 71। अब जो इंडियन करेंसी है, जितनी सेल प्रोसीड है, अब वो सेल प्रोसीड डिवाइड बाई एवरेज रेट, तो बताइए डॉलर्स आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? आप बताइए डिवाइड करना चाहिए डॉलर से या मल्टीप्लाई करना चाहिए? क्या करना चाहिए एवरेज रेट से? सेल कंसिडरेशन को एवरेज रेट से मुझे डिवाइड करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए? मैंने सही किया है गलत किया है?
ये रुपीज में, $1 इक्वल टू इतने रुपीज। नूर अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो जरा बताओ, इंडियन करेंसी है, उससे अगर मैं डॉलर को मल्टीप्लाई करूं एवरेज रेट को, सोचो तो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जबकि डॉलर में कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, तो इसलिए डिवाइड ही करेंगे और ये आपका रुपीज कन्वर्ट हो गया डॉलर में। अब मान लीजिए कोई एक्सपेंस ऑन सेल है या ट्रांसफर है। अब देखिए ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यही रेट यहां लगेगा, यानी जो भी खर्चा हुआ डिवाइड बाई एवरेज रेट, तो हमारा ये आ जाएगा यहां पर। अब यहां पर एग्जामिनर क्या कर सकता है वो ध्यान से सुनना। एग्जामिनर कर सकता है कि डेट ऑफ एक्सपेंडिचर भी दे दे, यानी डेट ऑफ सेल दी, साथ के साथ डेट ऑफ एक्सपेंडिचर भी दे दे, और डेट ऑफ एक्सपेंडिचर के टीटीबीआर टीटीएसआर दे दे। अब आप कंफ्यूज हो गए, यार डेट ऑफ एक्सपेंडिचर का भी टीटीबीआर टीटीएसआर दिया है, तो एक काम करते हैं दोनों को एवरेज करके उससे कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं भाई, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है। प्लीज डोंट यूज दोज रेट्स, जो एक्सपेंडिचर की डेट के रेट दिए हों उन्हें हमें कंसीडर नहीं करना, जो सेल वाला एवरेज रेट था वही रेट यहां लगाएंगे, और ऐसे करके हमारा आ गया नेट सेल प्रोसीड, और ये किस में आ गया, डॉलर्स में। इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और देखो इसे इंडेक्स नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम डॉलर में निकाल रहे हैं, तो डॉलर फ्लैक्चुएशन तो रुपीज में होती है, डॉलर में थोड़ा ना होता है, तो इसलिए यहां पर अब यहां पे क्या करेंगे, परचेज प्राइस यानी जितने के खरीदे थे डिवाइड बाई एवरेज रेट ऑन दी डेट ऑफ परचेज, परचेज की डेट का जो एवरेज रेट था वो, और यहां लेस कर दूंगा, तो मेरा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया डॉलर्स में। सो आई रिपीट कि भैया अगर हमें ये क्वेश्चन करना है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो हमें कैसे करना होगा, तो हमें करना होगा सेल प्रोसीड को भी कन्वर्ट करना है इंडियन करेंसी से फॉरेन करेंसी में जिसमें उसने इन्वेस्ट किया, एक्सपेंडिचर भी करने हैं कन्वर्ट, और परचेज प्राइस भी कन्वर्ट करनी है। बस याद क्या रखना है, यहाँ एवरेज रेट होंगे डेट ऑफ सेल के, और यहाँ एवरेज रेट होगा डेट ऑफ परचेज का, और फिर आपका कैपिटल गेन निकल आया। जैसे देखिए मैंने अपनी एक बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं वो डिस्कस कर लेता हूं आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये रेट्स दिए हुए हैं डिफरेंट डेट्स पर। अब जैसे सबसे पहले था कि 10 लाख रुपए के खरीदे थे और 1/3/2021 को बेचे 33,50,000 रुपए में, तो जरा बताइए खरीदा 1/10/99 को, बेचा 1/3/2000 2021 में, बताइए लॉन्ग टर्म हो गया कि नहीं हो गया, 21-22 साल हो गए, लॉन्ग टर्म हो गया। अब सेल प्रोसीड क्या दे रखी है, 3350। अब 3350 जो सेल प्रोसीड दे रखी है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डॉलर्स में। अब जरा बताइए डेट ऑफ सेल क्या है, 1/3/2021। जरा देखिए इसका डेट ऑफ सेल का रेट क्या है, ये है जी डेट ऑफ सेल, इसका ये रेट है 66 + 68 डिवाइड बाई 2, बताइए एवरेज रेट कितना आ गया, 67। बस अब देखिए इसे कैसे निकालेंगे, मैं आपको अभी अपनी बुक यहां पे करके दिखा रहा हूं, सब लोग देखें ध्यान से सुने। 33,50,000 रुपए इंडियन करेंसी थी, और अभी आप ही ने बोला कि 67 एवरेज रेट आ रहा है, जरा बताओ कितना आ रहा है ये सॉल्व करके जरा फटाफट से। 33,50,000 डिवाइड बाई 67, $50,000। चलिए साहब, इसके बाद इसके बाद है जी एक्सपेंडिचर हैं 13,400 रुपये, और देखिए डेट ऑफ एक्सपेंडिचर भी दी हुई है आपको। देखिए ये मैंने आपसे कहा था इमोशनल करेगा, इमोशनल नहीं होना है आपने, ये 13,400 को भी डॉलर में कन्वर्ट करना है, और वो भी कौन सा रेट लगा के, यही वाला रेट एवरेज, यही डेट ऑफ सेल का ही, डेट ऑफ सेल का ही एवरेज रेट ये वाला, राइट। तो इसका मतलब 67। चलिए साहब इसको भी कन्वर्ट करते हैं फटाफट से। चलिए साहब 13,400 डिवाइड बाई 67, जरा बताइए कितना आया प्लीज,
200। और ये 50,000 ही आ रहा था ये वाला, चेक कर लीजिएगा कुछ गड़बड़ ना हो रही हो। 3350, अच्छा ठीक है। अब ये लेस करूंगा तो कितना रह गया, 49,800। और ये क्या है, अभी भी डॉलर्स हैं क्योंकि सब डॉलर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें देखना होगा कॉस्ट कितनी है। चलो जी देख लेते हैं, खरीदे कितने के थे ये भैया, खरीदे थे हमने 10 लाख रुपए के और डेट ऑफ परचेज है 1/10/99। देखिए जरा, 10 लाख के खरीदे थे और डेट ऑफ परचेज है 1/10/99, ये गई। तो इसका रेट क्या है एवरेज, इसका रेट ये एवरेज है, तो एवरेज हो गया 25 एवरेज हो गया। यानी 10,000 रुपीज को मुझे अब कन्वर्ट करना है किसमें, डॉलर्स में। चलिए साहब, 10 लाख डिवाइड बाई 25, ये आई थिंक 40,000 आ रहा होगा। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 9,800। जरा बताओ, सबको समझ आया कैपिटल गेन निकालना? यस। चलिए अब मेरी बात आगे सुने, प्लीज ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने। अब आप बताइए, हमने अंग्रेज को बता दिया या नॉन रेजिडेंट को बता दिया कि भाई तूने इतने रुपए हमारे यहाँ कमा लिए, हमने उसे बता दिया। अब बताइए उससे टैक्स लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे टैक्स। और टैक्स लेना होगा तो इसे रिकन्वर्ट करना होगा, क्योंकि टैक्स इंडिया में पे करना है, तो रिकन्वर्ट इनटू इंडियन करेंसी। कैसे? 9,800 इंटू, अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, और इसमें मल्टीप्लाई करना है बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ सेल। और देखिए 9,800 इंटू बाइंग रेट था 66, आई थिंक यही था, देख लेते हैं। बाइंग रेट एक दिन का, हाँ ये 66 है, ठीक है। तो इससे हमने रिकन्वर्ट किया और बस बता दिया अंग्रेज जी को कि भैया तुमने इतना पैसा कमाया। जरा बताओ कितना आ रहा है ये रुपीज में? 6,46,800। बस ये कैपिटल गेन निकाल के आ जाना है अपने एग्जाम में, दैट्स ऑल। एग्जाम में आए तो बड़े आराम से कराना। और ध्यान रखना, एक बार हमारे इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया था सिंपल सा कि ब्रीफली एक्सप्लेन फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48। अब बच्चों को याद ही नहीं आ रहा यार, ये फर्स्ट प्रोविजो क्या था, फर्स्ट प्रोविजो क्या था, फर्स्ट प्रोविजो क्या था। कोइंसिडेंटली मैं एग्जाम सेंटर पर उस समय गया हुआ था, तो मेरे कई स्टूडेंट मुझे मिल गए, बोले सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था। फिर मैंने उनसे कहा TTBR TTSR याद है? बोले हाँ सर। मैंने कहा वही है ये। तो आप भी याद रखिएगा, हेडिंग क्या है, फर्स्ट प्रोविजो सेक्शन 48 मैंने लिखा है, देखो ये याद रखना। अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो आपने फिर ये एक्सप्लेन करके आना है, ठीक है। अब मैं एक लॉजिक पूछ रहा हूं, मुझे आपसे लॉजिक चाहिए कि मैंने यहाँ पर BR क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है BR मल्टीप्लाई करो। तो इसका क्या लॉजिक होगा, क्या रीजन हो सकता है BR मल्टीप्लाई करने का बाइंग रेट का? व्हाट्स द लॉजिक? बताएं सब लोग, क्या लॉजिक हो सकता है बाइंग रेट? SR भी तो मल्टीप्लाई हो सकता था। ध्यान से सुने, जब ये व्यक्ति अपने डॉलर्स बेचेगा इंडिया में तो बैंक खरीदेगी ना, तभी तो इसके हाथ में इंडियन करेंसी आएगी। बोलो हाँ या ना? तभी आएगी ना इंडियन करेंसी इसके हाथ में, है? तो इसलिए बैंक का बाइंग रेट, ये बेचेगा तो खरीदेगी ना गवर्नमेंट, मतलब सॉरी बैंक, और जब बैंक खरीदेगी तो निश्चित तौर पे बैंक का बाइंग रेट हो गया, इसलिए बाइंग रेट मल्टीप्लाई किया गया। बताइए सेक्शन 45 फर्स्ट प्रोविजन सेक्शन 48 समझ आया या नहीं आया, फटाफट से बताएं। चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड प्रोविजो ये था आपका, इंडेक्स करना जो मैंने सिखाया था वो सेकंड प्रोविजो में था। देखिए ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसको थोड़ा हमें ध्यान से समझना होगा। जरा बताइए, मैंने ये वाली बात तो बता रखी है आपको, फटाफट पढ़ के बताओ। चलिए ये मैंने बता रखी है, बहुत बढ़िया बात है। अब मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आपको बताया है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, किसी भी असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम क्या लेते हैं, ध्यान से सुने आप। ये इंटेंजिबल असेट है। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि अगर 1/4/2001 से पहले अगर हमने कोई असेट खरीदी है, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर
आप ले लेंगे। बट इन केस ऑफ इंटेंजिबल असेट, देखो मैंने कल क्लास में आपको बताई थी ये बात, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब इंटेंजिबल असेट अगर आपने खरीदी है तो परचेज प्राइस हो गई, और अगर सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट जीरो होगी। परचेज प्राइस है तो आप लेस कर लीजिए, और अगर खरीदी नहीं है और सेल्फ जनरेटेड है, अपने आप हो गई, जैसे गुडविल है आपकी अपने आप बनती है, तो वो बेचते हैं आप, और आपने खरीदी नहीं थी, खुद जनरेट हुई, तो कॉस्ट होगी जीरो। क्लियर? अब मान लीजिए कॉस्ट जीरो है और एफएमबी 1000 रुपये है, तो यहां पर जीरो और 1000 का कोई कंपैरिजन नहीं है, कॉस्ट जीरो ही रहेगी, एफएमबी कंसीडर ही नहीं करनी है आपने। इंटेंजिबल असेट में एफएमबी कंसीडर नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई असेट है, कोई भी असेट है, तो वहां पर ये आ जाएगा। देखिए ये एक अमेंडमेंट हुआ, प्लीज ध्यान से सुनना, ये अमेंडमेंट जरा पढ़ो अपने आप, ये अमेंडमेंट हुआ है, ध्यान से पढ़ें आप इसे। नहीं दोस्त, ईशिता क्या कह रहे हैं आप? सर नो टैक्स ऑन सेल ऑफ इंटेंजिबल, नहीं 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 नहीं, मान लो मेरी इंटेंजिबल असेट की कॉस्ट है जीरो और बिक गई 50 लाख में, तो 50 लाख पूरा कैपिटल गेन है, टैक्स देना है आपने। सर फिर सेल्फ जनरेट असेट पे टैक्स नहीं लगेगा? नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, कॉस्ट जीरो है, अब वो जितने की बिक गई सारा कैपिटल गेन है, सारे पे टैक्स देना है। तरुण एंड ईशिता, नाउ क्लियर और नॉट? हाँ, कॉस्ट ऑफ एक्शन जीरो, बिल्कुल। अब देखिए यहां पर एक अमेंडमेंट हुआ, इन केस ऑफ लैंड बिल्डिंग और बोथ, भैया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेल नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इन केस ऑफ कैपिटल सेट बीइंग लैंड बिल्डिंग और बोथ। मतलब भैया जी हमने क्या पढ़ा, कॉस्ट और एफएमबी बिचे हुए है सारी असेट्स में, बट यहां पर ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज अमेंडमेंट, बहुत ध्यान से, क्या बोल रहा हूं दोबारा सुनो। कॉस्ट और एफएमबी बिचे हुए हायर लेते हैं अगर 1/4/2001 से पहले है, हाँ जी बिल्कुल लेते हैं, बट अगर लैंड और बिल्डिंग है तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब कॉस्ट और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा सीओए नहीं होगी। बात समझ आई? तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपैरिजन किया जाएगा, दैट्स ऑल। अगर क्वेश्चन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी है, सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इन केस ऑफ कैपिटल सेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग। फिर बोल रहा हूं, बिल्डिंग और लैंड के केस में हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी हुई है, तो उससे ज्यादा कॉस्ट हमारी नहीं हो सकती। बात क्लियर? सो कीप इन माइंड दिस थिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 51, बट इससे पहले मैं वही बता रहा हूं नूर कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। अगर एफएमबी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा आ रही है तो एफएमबी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही एफएमबी मान ली जाएगी फिर उस जगह। समझ आया? मतलब कॉस्ट मान लो 10 है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 12 हुआ, तो 12 रुपए तक ले सकते हो, लेकिन एफएमबी मान लो 15 है, तो 15 नहीं 12 ही लेंगे फिर। आप बोलो समझ आया? चलिए मैं फिर से बोल देता हूं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा हो। कॉस्ट 10 रुपए थी, स्टैम्प ड्यूटी 12 वैल्यू थी, 12 रुपए थी, और एफएमबी 15 रुपए थी, तो हम एफएमबी इग्नोर करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे 12 रुपए। ठीक है, कॉस्ट और एफएमबी, कॉस्ट और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, राइट। चलिए अब मैं एक काम करता हूं, स्टैम्प एडवांस मनी फॉरफिटेड वाला सेक्शन है ये। इससे पहले चलो एक काम करते हैं, पहले ये भी खत्म कर ही लेते हैं, स्टैम्प एडवांस मनी फॉरफिटेड पहले ये खत्म कर लेते हैं, फिर मैं लिस्टेड सिक्योरिटी वाला जो कल नहीं पढ़ा पाया था वो आज अभी लूंगा। ठीक है, चलिए मेरे साथ साथ आप एक चार्ट बनाऊंगा, वो आप बना लीजिएगा प्लीज। चलिए हेडिंग डालें, एडवांस मनी फॉरफिटेड। एडवांस मनी फॉरफिटेड, ये आपका
एडवांस मनी फॉरफिटेड, सेक्शन 51। चलिए अब देखिए एडवांस का एक नियम है। अब वो नियम क्या है, ध्यान से सुनना। मान लो मैं कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं, तो मैंने एडवांस लिया और डील कर ली। मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने मुझे 10 लाख एडवांस दे दिया, मैंने रख लिया। आपने कहा जी बाकी 90 लाख रुपीज जो है वो जी हम 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद या 3 महीने बाद, जितना टाइम पीरियड मेरे और आपके बीच डिस्कस हो रहा है, उसका एक एग्रीमेंट हो गया कि 3 महीने बाद जी बाकी 90 लाख देंगे और प्रॉपर्टी रजिस्टर करा ली। अब मान लीजिए आपने 10 लाख तो मुझे दे दिए, पर जब रजिस्ट्री का समय आया तो आपने कहा जी मुझे नहीं खरीदनी। तो गवर्नमेंट बोलती है कि जो 10 लाख मुझे दिए गए वो मैं फॉरफिट कर सकता हूं, ये मेरा राइट है। लेकिन अगर ये डील मेरी वजह से नहीं हो रही, मैं उससे कहता हूं कि भाई मुझे नहीं बेचनी, तो ये 10 तो लौटाने पड़ेंगे, 10 और देने पड़ेंगे। इसका मतलब एडवांस का डबल लौटाना पड़ता है। मतलब 10 लाख का डबल 20 लाख, यानी मैं उसे 20 लाख दूंगा, तो 10 तो उसके लौटा दिए, 10 मेरे ऊपर लग गई पेनल्टी। ये एक एडवांस का नियम है। तो यहां पर क्या हुआ, इस सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ आपका 1/4/2014 को, और इसमें क्या आया वो मैं बताता हूं, और आप मेरे साथ साथ प्लीज लिखते रहिएगा। इफ एडवांस मनी is forfeited before 1/4/2014, if advance money is forfeited on or after 1/4/2014, 2014। चलिए साहब, और ये जो ये है फॉरफिटेड बाई असेसी, भी याद रखना आप, असेसी, फॉरफिटेड बाई असेसी। एक एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर ताकि मैं इसे समझा सकूं। प्रॉपर्टी परचेज्ड ऑन 1/1/2009 of rupees 10 lakh, advance money forfeited on 1/1/12 rupees 2 lakh, property sold on 1/1/2021 for rupees 80 lakhs, compute capital gains। ये एक सवाल मैंने बना दिया आपके सामने, प्रिंट आउट कॉपी कर लीजिए आप इसे। डन। चलिए साहब, अब सुने मेरी बात को। अब ये सवाल हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे होगा। अगर देखिए सबसे पहले देखिए ये एडवांस जो फॉरफिट किया, इस पर ध्यान रखना है आपने कि फॉरफिट कब होगा। 1/4/14 से पहले हो रहा है, हाँ जी। तो बस यहां पर अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन में पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे हम 119 से, सॉरी ये 31/12/20 लॉन्ग टर्म, सेल प्रोसीड इज 80 lakhs,
कोई एक्सपेंस है तो वो माइनस कर देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। ध्यान से देखिएगा, नेट सेल प्रोसीड माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट बोली 1/4/14 में लॉ चेंज हुआ, तो उससे पहले क्या था, गवर्नमेंट कहती थी कि भैया जो भी कॉस्ट है आपकी, कॉस्ट थी 10 लाख, और जो आपने एडवांस फॉरफिट किया वो कितना था, 2 लाख, कितनी बची, 8 लाख। बस कॉस्ट में से एडवांस लेस करके और फिर जो बचेगा उसको इंडेक्स कर दीजिए। तो बताइए 8-9 का इंडेक्स नंबर क्या है, प्लीज बताएं। 8-9 का इंडेक्स नंबर, 8-9 का 137। तो 8 लाख रुपए यानी एडवांस लेस करके 8 लाख रुपीज इंडेक्स करके बताइए कितना आ रहा है। एंड दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जरा बताइए 8 लाख का इंडेक्स करके कितना आ रहा है ये, डिवाइड बाई 137 इंटू 301। 1757,664। जरा प्लीज चेक कर लीजिए सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। बताएं प्लीज। ये सही है या नहीं, प्लीज बताएं। इंडेक्स करके जो आ रहा है ओके है, ठीक है, सेम आ रहा है। अब एक काम कीजिए, इसमें से ये लेस करके भी कैपिटल गेन बता दीजिए कितना आ रहा है। 6242,336 6242,336। प्लीज चेक कर लीजिए, आंसर यही है। अगर कुछ गलत है तो प्लीज बताएं मुझे। ठीक है, तो ये करेक्ट है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये ये वाला एडवांस जो है इस डेट को ना होके, मैं चेंज कर देता हूं डेट, 1/1/15 कर देता हूं। तो बताइए अब ये एडवांस जो है 1/4/14 इसके बाद हो गया है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, ध्यान से सुनना, जिस ईयर में आपने एडवांस फॉरफिट किया, फॉरफिट किया 2 लाख रुपए, ये आईओएस की इनकम है, आईओएस की, और 14-15 यानी प्रीवियस ईयर यहां माना जाएगा 2014-15, और असेसमेंट ईयर 15-16। यहां आपने इस पे टैक्स दे देना है। यानी जो बदलाव हुआ वो ये हुआ कि अब 1/4/2014 उसके बाद एडवांस आप फॉरफिट करेंगे, तो जिस ईयर में आप एडवांस फॉरफिट करेंगे उसी ईयर की इनकम है और आईओएस की इनकम है। अच्छा सर, फिर फाइनली ये बेचा तो अब ये कैसे कैपिटल गेन निकलेगा, निकलवा देता हूं जी। पीरियड ऑफ होल्डिंग वही लेगी जो पिछले क्वेश्चन में थी, लॉन्ग टर्म सेल प्रोसीड 80 लाख। प्लीज ध्यान से देखिएगा, एक्सपेंस होता तो माइनस कर देता, नेट सेल प्रोसीड 80 लाख, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि 2 लाख का हिसाब किताब हो गया, तो अब वो कह रहे हैं सीधे 10 लाख का क्या कर दीजिए, इंडेक्स कर दीजिए। और किस ईयर का, वही ईयर 8-9 का कितना था, 137 इंटू 301। जरा बताइए कितना आ रहा है ये, इक्कीस 97,080 219,7080। बस अब लेस करके कैपिटल गेन और निकाल के बता दीजिए। अट्ठावन 02920। देख लीजिए जरा सबका आ रहा है क्या। तो बताइए, पहले है तो कॉस्ट में से एडवांस लेस करके फिर इंडेक्स करेंगे, और बाद में है तो जिस ईयर में एडवांस मिला उस ईयर की आईओएस की इनकम, और फिर जब भी बेचोगे सिंपल कैपिटल गेन। तो बताइए एकदम समझ आया ये सेक्शन, एकदम क्लियर है।
चलिए अब इसके बाद अगला सेक्शन देखते हैं क्या आ रहा है। सेक्शन 50B। चलिए अब ये समझा देता हूं मैं। अब हेडिंग डालिए स्लम सेल। सेक्शन 50B। स्लम सर आप जो जो सेक्शन करवा रहे हैं वही करें ना। मैं सारे टेक्निकल सेक्शंस ले रहा हूं, वो तो करने ही है। बाकी थ्योरी भी पढ़नी है आपने, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जो हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में सब करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। पर जो मैं करा रहा हूँ वो तो इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो करनी है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सारा ले रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ रहा, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए साहब, स्लम सेल। स्लम सेल बना लमसम से, यानी मान लो मेरी 4 यूनिट्स हैं, आयरन एंड स्टील, रेडीमेड और ब्रास और शुगर। मान लो ये इंडस्ट्रीज है मेरी, 4 यूनिट्स हैं। अब मुझे एक इंडस्ट्री लॉस दे रही है, मान लो आयरन एंड स्टील। तो ये समझदारी नहीं है कि जो लॉस दे रही है उसे कंटिन्यू करूं। मैंने डिसाइड किया मैं इसे लम सम किसी को भी बेच दूंगा, सारी एसेट लायबिलिटी के साथ, चाबी दूंगा फैक्ट्री की, लो भैया चलाओ, मुझे पैसे दो। तो लमसम जब हम देते हैं तो उसमें देखो आपका स्टॉक भी गया, डेटर्स भी गए, क्रेडिट सब कुछ गया। तो ऐसी स्थिति में कैपिटल गेन कैसे निकाला जाए? तो कैपिटल गेन निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, यानी जो यूनिट हम बेच रहे हैं, यूनिट शुड बी मोर देन 36 मंथ्स ओल्ड। इसका मतलब ओनली लॉन्ग टर्म, यानी जो यूनिट हम बेच रहे हैं, इंडस्ट्री बेच रहे हैं, अंडरटेकिंग बेच रहे हैं, वो 36 महीने से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए, नहीं सिर्फ लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। चलिए साहब, सर कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट होगी नेट वर्थ। नेटवर्थ वो मैं भी निकालना बताऊंगा यहां पर कैसे निकालते हैं नेटवर्थ। फिर बोले इंडेक्स बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नो, इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? अरे भैया इसमें एक असेट ऐसी भी हो सकती है 10 दिन पहले ही खरीदी है। हाँ बिल्कुल मुझे मालूम था, पूछोगे तुम। अभी एक असेट है, मान लो इतनी सारी असेट में जो 10 दिन पहले ही खरीदी है, तो वो भी तो लॉन्ग टर्म हो गई इसकी वजह से, इंडस्ट्री की वजह से। इंडस्ट्री पुरानी है तो गवर्नमेंट ने कहा भैया इंडेक्स बेनिफिट नहीं। और रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर है तो उसे इग्नोर करना है, अगर है तो उसे हटा देंगे। टू बी इग्नोर्ड। मेरे साथ साथ प्लीज लिखते रहना जो मैंने लिखा है, टू बी इग्नोर्ड। चलिए साहब, अब बात आती है सर नेटवर्थ कैसे निकालते हैं। नेटवर्थ, नेटवर्थ देखिए, एक होती है डेप्रिसिएबल असेट, एक नॉन डेप्रिसिएबल असेट। लाइक लैंड नॉन डेप्रिसिएबल असेट है। मान लो मैंने 60 लाख की खरीदी थी, रिवैल्यू करके 80 लाख कर दी, तो वो कह रहे हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व हटा दो और केवल 60 लाख कंसीडर करो। यानी 60 की 80 की थी तो 20 हटाओ, रिवैल्यूएशन रिजर्व हटाओ, केवल 60 लो। अच्छा, अब इसके बाद डेप्रिसिएबल असेट्स। डेप्रिसिएबल असेट्स, अब डेप्रिसिएबल असेट्स की बात है तो दो तरीके की वैल्यू हो सकती है डेप्रिसिएबल असेट की। डेप्रिसिएशन क्योंकि कंपनी एक्ट में अलग रेट्स हैं, इनकम टैक्स एक्ट में अलग रेट्स हैं। तो डेप्रिसिएबल असेट्स जो मुझे लेनी है उनकी वैल्यू लेनी है मुझे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग।
जो भी है टोटल कर दूंगा, आ जाएगी मेरी फिक्स्ड असेट्स। फिर इसमें अदर असेट्स जो भी हैं वो ऐड कर दूं तो ये बन गई टोटल असेट, और माइनस कर दूं लायबिलिटी तो बन गया नेट वर्थ। और ये जो नेट वर्थ है ना, तो कैपिटल गेन कैसे निकालूंगा, देखो ऐसे निकालूंगा। सेल प्रोसीड तो क्वेश्चन में गिवन होगी कितने की बिक रही है मेरी यूनिट, और जो कॉस्ट है वो होगी नेट वर्थ, जो ये निकल के आई है ये वाली, और बस इसे लेस कर दूं तो निकल के आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ जी, जो डेप्रिसिएबल एसेट है पीजीबी के डेप्रिसिएशन का रेट है उसके बाद क्वेश्चन में गिवन होगा एज पर इनकम टैक्स ही है। तो बताइए ये समझ आया? अगर आ गया तो एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में आ सकता है, तो करोगे आप ट्राई? ओके, मतलब एक ही बच्चा चाह रहा है तो इसका मतलब फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, क्वेश्चन नहीं देता। हाँ, ये टोटल असेट माइनस लायबिलिटी, फिक्स प्लस अदर असेट जोड़ दोगे या करंट असेट जोड़ दोगे तो वही निकल के आएगा ना। चलिए प्रैक्टिकल देना है, ये वाला सवाल है, ध्यान से पढ़ना, फटाफट करना, 5 मिनट का समय बस आपके पास। इन्होंने बेचा है आयरन एंड स्टील, तो बस आयरन एंड स्टील का ये बैलेंस शीट है, यहाँ से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखो कितनी पुरानी है, 36 महीने पुरानी है कि नहीं, है ना, और अगर है तो बस मैंने जैसे बताया वैसे ट्राई करो, फटाफट सॉल्व करो वैसे।
जल्दी से बताएं आंसर प्लीज़। देखिए मैं कर रहा हूँ इसे सॉल्व अब। पीरियड होल्डिंग 2006 से स्टार्ट करेंगे हम, सॉरी ये अप्रैल 2006 से, और अप्रैल 2006 से हम स्टार्ट करेंगे और 30/8/2020 तक जाएंगे। तो इससे तय हो गया ये हमारी लॉन्ग टर्म है। सेल प्रोसीड है हमारी 1060 लैक्स। अब हमें चाहिए नेट वर्थ। नेट वर्थ निकालते हैं। आयरन एंड स्टील ये वाली है, ओके। अब इसके रिगार्डिंग इन्होंने बोला फिक्स असेट, लैंड थी 40 की जो 80 हो गई, तो मैं लैंड ले लूंगा विदाउट रिवैल्यूएशन रिजर्व। नेट वर्थ बना रहा हूं मैं। लैंड 40 लाख प्लस इसके बाद फिक्स असेट्स ऑफ आयरन एंड स्टील 520 थी, और एज पर इनकम टैक्स 480 लाख है, तो मैं एज पर इनकम टैक्स ही लूंगा 480। डेप्रीसेबल असेट्स 520 लैक्स, ये टोटल फिक्स असेट हुई। इसमें अदर असेट्स मैं जोड़ दूं तो टोटल असेट आ जाएंगी, और माइनस कर दूं लायबिलिटी तो आ जाएंगी मेरी नेट वर्थ। देख लेते हैं भाई अदर असेट्स कितनी हैं, देख लेते हैं एक बार। 570 और लायबिलिटी है 100, ओके। 578 ऐड किया, 1090, लायबिलिटी 100 लेस की, 990 आ गया ये आपका। 990 नेट वर्थ मैंने लेस की तो ये आ गया 70 लैक्स। ये मेरा कैपिटल गेन निकल आया। बताइए सेक्शन समझ आया या नहीं आया, फटाफट से। चलिए अब एक सवाल मेरा आप लोगों से।
देखो जिसने बेची उसने तो बेच दी, अब जिसने ये खरीदी है उसके लिए परचेज प्राइस 1060 है, और ये सारी असेट्स तो लायबिलिटी इसमें डली हुई हैं। तो वो व्यक्ति अपनी बैलेंस शीट में जब इन असेट्स को इनकॉर्पोरेट करेगा, लायबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करेगा, तो ये तो कंबाइंड वैल्यू है। अलग अलग वैल्यू कहां से लाए, जरा सोच के बताइए। अलग अलग वैल्यू कहां से लाए, कैसे करें, मतलब इसको अपनी बुक में अलग अलग कैसे दिखाए, क्या तरीका है। उसके लिए तो परचेज प्राइस कंबाइंड कॉस्ट हो गई 1060। कोई आइडिया है तो बताएं। एफएमबी, एफएमबी तो देखो ये तो ओल्ड असेट्स हैं, एफएमबी बहुत ज्यादा होगी, ओल्ड असेट की वैल्यू कम है। एफएमबी चलो मैं मान लूं, पर एफएमबी जो पे किया, देखो कॉस्ट क्या होती है जो आप पे करते हो, तो पे तो ये किया है आपने। तो अगर सबकी एफएमबी लूंगा तो वो पता चला 2000 लाख हो गई, कैसे करूं बताइए। आप पार्शियली सही हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए शुभांशु कि और कैसे इसको जस्टिफाई किया जा सकता है आंसर को। देखिए कुछ नहीं करना है, एफएमबी हर असेट की ले लेंगे और हर असेट की एफएमबी को 1060 को उस रेशियो में बांट देंगे, यानी 1060 इसको हर एक असेट की और लायबिलिटी की जो एफएमबी है, लायबिलिटी तो एक्चुअल हो गई और असेट्स की एफएमबी, उस रेशियो में अगर बांट दें तो बताइए सबकी अलग अलग वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, तो बस ऐसे ही होगा। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट ने बेचने वाले के हैंड में तो बता दिया कैसे करना है, परचेज वाले के हैंड में कुछ नहीं बताया। तो एक जनरल कॉमन सेंस वाली बात है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर ली। चलिए साहब, चलिए इसको कर लूंगा मैं, थोड़ा सा इसमें करेक्शन लग रहा है मुझे, चलिए कर लेते हैं इसको। अब मैं वो ले लेता हूँ जो सिक्योरिटीज मैंने नहीं ली थी, अब उन्हें समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड सिक्योरिटी। लिखते रहिएगा प्लीज मेरे साथ साथ। अप टू 12 months short term capital gain, 12 months long term capital gain, up to 24 months short term capital gain। लिखते रहिए प्लीज, 24 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने सिक्योरिटीज खरीदी, मान लो लिस्टेड है,
तो कैपिटल गेन बिल्कुल वैसे ही निकलेगा, इंडेक्स भी होगा, सब कुछ होगा। इंडेक्स नहीं होगा तो देखिए किसका नहीं होगा, वो लिख रहा हूं मैं यहां पर, नो इंडेक्स एडवांटेज। डिबेंचर्स या बॉन्ड्स एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। नंबर 2, डेप्रिसिएबल असेट्स। इसके अलावा हम इंडेक्स करेंगे, यहां इंडेक्स नहीं हो रहा डिवेंचर बॉन्ड में। कोई बता सकता है क्या रीजन है डिवेंचर बॉन्ड्स में इंडेक्स क्यों नहीं होता? लॉन्ग टर्म होगा तो भी इंडेक्स नहीं होगा, व्हाट्स द रीजन? क्योंकि हमें हाफ ईयरली और ईयरली उस पर इंटरेस्ट प्राप्त होती है। ऐसी डेप्रिसिएबल चाहे 100 साल पुरानी हो, इंडेक्स भी नहीं होगा और हमेशा इसको माना जाएगा ऑलवेज शॉर्ट टर्म असेट। चाहे 100 साल पुरानी हो, हमेशा शॉर्ट टर्म असेट होगा। इंडेक्स एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स डिवेंचर और बॉन्ड्स, डिवेंचर और बॉन्ड्स, और यहां नो इंडेक्स एडवांटेज, नो इंडेक्स एडवांटेज, नो इंडेक्स एडवांटेज। सो ये ध्यान रखना, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म है इंडेक्स नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। रीजन मैंने बता दिया, हर आप ईयरली इंटरेस्ट मिल जाती है गवर्नमेंट ने, इसलिए उसको बाहर रखा। डेप्रिसिएबल एसेट, हर साल डेप्रिशिएशन मिल रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि इस पर कोई इंडेक्स नहीं। और दूसरा, हमेशा इसे शॉर्ट टर्म माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी थी। चलिए सर, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड का इंडेक्स होगा क्योंकि नाम में ही इंडेक्स लगा हुआ है। अगर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स हैं तो आप उनका इंडेक्स जरूर करें, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो। शॉर्ट टर्म है तो नहीं होगा। चलिए सर, ये बात यहां खत्म हो गई सर। अब बताइए आगे। सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, अब मैं बात कर रहा हूं इनके अलावा सारी सिक्योरिटीज की। भैया लॉन्ग टर्म है, इंडेक्स मिलेगा, और शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्स होता ही नहीं, होता ही नहीं। सर कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? जस्ट लाइक अदर असेट्स। जो अदर असेट्स मैंने निकाली हैं, जैसे निकालते हैं वैसे। सर अगर शेयर्स या सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी हायर। यानी वही कंसेप्ट, नंबर 1 कॉस्ट और नंबर 2 फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001। प्लीज लिखते रहिए जो मैं यहां लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट बातें लिख रहा हूं मैं। लिख लिया हो तो प्लीज बताएं। डन। चलिए, अब मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं बोनस शेयर्स के बारे में। बोनस शेयर्स, हेडिंग डाल लीजिए बोनस शेयर्स। जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो भैया हमें सबसे पहले चाहिए होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है जी, डेट ऑफ
अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स, वहां से स्टार्ट होगी डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है, एंड होगी डेट ऑफ सेल से एक दिन पहले। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो, ये इंपॉर्टेंट बात है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। देखिए साहब, इफ bonus shares are allotted before 1/4/2001, then COA will be higher of, बताइए कुछ तो कॉस्ट होगी, नहीं होगी, कॉस्ट तो हमेशा नील होती है इनकी, कुछ नहीं होगी। और नंबर 2, बताइए 1/4/2001 को कुछ ना कुछ एफएमबी होगी, यस। और हमने क्या पढ़ा है कि 1/4/2001 से पहले अगर कुछ भी है तो हम हायर लेते हैं कॉस्ट ऑफ एफएमबी, कॉस्ट हमेशा नील होगी क्योंकि बोनस शेयर फ्री में मिलते हैं, एफएमबी कुछ ना कुछ होगी। तो हमने इसका मतलब मैं यहां पे ये लिख दूं, अगर 1/4/2001 से पहले है तो COA will always be fair market value on 1/4/2000। अगर मैं लिखूं तो सही होगा या गलत होगा, फटाफट बताएं। बिल्कुल सही होगा। अगला लिखें, इफ बोनस शेयर्स आर allotted on or after 1/4/2001, then COA will always be nil, will always be nil, कॉस्ट हमेशा क्या होगी, nil। देखो जी, जब लॉ बनता है तो लॉ के लूप होल्स भी होते हैं, उनका फिर आम आदमी फायदा उठाता है, या मतलब जो आदमी थोड़ा टैक्स एक्सपर्ट होता है वो फायदा उठा लेता है। गवर्नमेंट ने वहां इंडेक्स बेनिफिट 100 से ही कहा कि हमेशा 100 ही डिवाइड करेंगे, तो वहां एक कॉन्सेप्ट लेके आई कि भाई अगर कॉस्ट मतलब अगर 1/4/2001 से पहले खरीदे हैं तो कॉस्ट और एफएमबी बिचेवर हायर, आपकी मर्जी है, दोनों में से जो लेना हो ले लेना। गवर्नमेंट ने ये बोल दिया जी। तो जब उन्होंने ये बोला तो मेरे को ये फायदा मिल गया कि भैया कॉस्ट जीरो है, एफएमबी कुछ ना कुछ होगी तो हमेशा एफएमबी लूंगा, तो बस फायदा उठा रहे और कुछ नहीं है जी। चलिए साहब, तीसरी बात बताइए, इंडेक्स एडवांटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। सब लोग बताएं, इंडेक्स एडवांटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। यस, बिल्कुल मिलेगा साहब, यस। बताइए, बात समझ आई, क्लियर है। हाँ, कॉस्ट नील है तो फिर तो कोई मतलब फायदे नहीं, कितना ही मल्टीप्लाई करो, कितना भी कुछ करो, ठीक है। लेकिन अगर कॉस्ट है तो इंडेक्स एडवांटेज का फायदा मिलेगा। लैंड एंड बिल्डिंग में देखना है, लैंड बिल्डिंग में देखना है कॉस्ट और स्टैम्प ड्यूटी का। नहीं, मैंने बोल तो दिया, अगर भाई नील वैल्यू है, ये नील है ये, अब इसमें करोड़ों मल्टीप्लाई करूं, करोड़ों डिवाइड करूं, वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी ना। तो ये तो यार इतने तो समझदार हुई आपकी, नील है तो कुछ फायदा ही नहीं है इंडेक्स का, कितना भी कर लो। मैं तो इसके लिए बोल रहा हूँ, यहाँ इंडेक्स एडवांटेज आपको मिल गया, ये इसमें मिल गया आपको इंडेक्स एडवांटेज, ठीक है।
चलिए साहब, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे राइट शेयर्स की। हेडिंग डालिए राइट शेयर्स। राइट शेयर्स, राइट शेयर्स हेडिंग डालिए। राइट शेयर्स क्या होते हैं, कौन बताएगा मुझे? क्या होता है राइट शेयर? बिल्कुल, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं और कंपनी जब फर्दर इशू लेके आती है तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट होता है उनके ऊपर कि पहले कंपनी उन्हें ऑफर दे, और अगर वो रिफ्यूज कर दें खरीदने से तो फिर कंपनी किसी को भी अलॉट कर सकती है। ठीक है, चलिए सर, अब मान लीजिए मेरे पास राइट शेयर्स का ऑफर आया, मैं क्या कर सकता हूं इस राइट शेयर के साथ, ये देखने वाली बात है। ठीक है, सबसे पहले मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, या फिर मैंने रिजेक्ट कर दिया, या फिर मैंने रिनाउंसमेंट कर दिया। तीन बातें मैं कर सकता हूं। तीन बातें मैं कर सकता हूं, तीन बातें मैं कर सकता हूं। चलिए, मैंने, कंपनी ने ऑफर दिया, अब होता क्या है, मान लो मार्केट रेट शेयर का 100 रुपया पर शेयर है, कंपनी ने मुझे ऑफर किया 70 पर शेयर में, कि 70 रुपये में हम आपको देते हैं, खरीद लीजिए आप। ठीक है, मैंने खरीद लिए भाई, और फिर कुछ समय बाद बेच दिए, तो क्या दिक्कत है? कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? एज यूजुअल, जैसे निकालते हो, एज यूजुअल, एज यूजुअल। लो जी, खत्म कहानी, सिंपल। नहीं जी, मुझे 70 में भी नहीं खरीदने, रिजेक्ट कर दिया मैंने, तो फिर भैया अब करने के लिए बचा क्या? नथिंग टू डू, करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं करना है। बात आती है रिनाउंसमेंट क्या होता है। रिनाउंसमेंट क्या होता है, कौन बताएगा क्या होता है रिनाउंसमेंट? देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं त्याग करना। तो त्याग तो फिर सेक्रीफाइस भी होता है, तो फिर सेक्रीफाइस और अनाउंसमेंट में डिफरेंस क्या है? देखिए, पुराने जमाने की पिक्चरों में जो हीरोइन होती थी, एक्ट्रेस होती थी, उसके पापा हीरो जिससे उसका अफेयर होता है बुलाता है, और उसके सामने चेक एक देता था कि भर ले जो तूने अमाउंट भरना है, मेरी बेटी का पीछा छोड़। तो हीरो क्या करता था, हीरोइन का नाम लिख देता था चेक में बजाय अमाउंट लिखने के। तो इसका मतलब उसने पैसे नहीं लिए, और मान लो हीरोइन से भी बात नहीं की, तो ये त्याग कहलाता था। पर अगर वो पैसे ले लेता तो ये कहलाता रिनाउंसमेंट। तो यहां पर जो हम रिनाउंसमेंट कर रहे हैं, अपने राइट को किसी और को बेच रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे 1000 शेयर्स ऑफर हुए, मैंने क्या किया, मिस्टर एक्स से पूछा कि भैया ऐसा है, मुझे 1000 शेयर मिल रहे हैं, मार्केट रेट है 100 रुपया, और मुझे 70 में मिल रहे हैं, तो मैं ये तुम्हें बेचना चाहता हूं, तुम खरीदोगे? उसने कहा हाँ, मैं खरीद लेता हूं। बोले फ्री में नहीं बेचूंगा। बोले फिर कैसे? बोले 10 रुपया एक शेयर पे मैं लूंगा, यानी कि 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में मैं तुम्हें ये राइट बेचता हूं, और तुम कंपनी को 70 रुपये प्रति शेयर दे के 70,000 रुपये में ये शेयर खरीद लो। तो अब बात ये आती है कि मेरे को जो ये 10,000 रुपये मिले, ये कौन सा कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? बताइए। सब लोग लिखेंगे, कोई आलस नहीं करेगा। देखिए, अगर हम बुक्स में देखें तो वो पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात करते हैं, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है।
बट मेरी अपनी सोच है ये हमेशा क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी ऑफर देके एक साल तक थोड़ा ना वेट करेगी कि एक साल तक वेट करें उसके बाद कोई खरीदना चाहे। तो 15 महीने भर का ऑफर दिया, उसी में खरीद लो जो आपने खरीदना है। तो बस इसीलिए क्या कहलाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब बताइए, जिसको मैंने ये राइट रिनाउंस किया, वो व्यक्ति अब इसे कंपनी से खरीदेगा। तो जरा एक काम कीजिए, मुझे बताइए उसके लिए इन शेयर की कॉस्ट क्या होगी। देखिए, इसमें सिंपल सी बात आपने ये याद रखनी है कि उस व्यक्ति ने मुझे कितने रुपए दिए, 10,000 रुपये, और कंपनी को कितने दिए, 70,000। तो उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुई इनकी 80,000 रुपये हुई। और कल को जब वो बेचेगा तो बेचने पर जो सेल प्राइस होगी वो सेल, और कॉस्ट जो होगी 80,000। और अगर ये लॉन्ग टर्म हुआ तो बताइए इंडेक्स 70,000 का होगा या 80,000 का। सब लोग लिखेंगे प्लीज फास्ट। 80,000 का। क्यों, क्योंकि भैया उसकी जेब से जो पैसे उसकी जेब से गए वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। तो बताइए, ये कॉन्सेप्ट जो सिक्योरिटी वाला था यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है? डेट शीट आ गई, बधाई हो। चलिए, अब 2 मिनट और फिर आज की क्लास में ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि आज पढ़ाने वाला टारगेट हमारा अचीव हो गया। कल हम कैपिटल गेन ख़त्म कर देंगे, ठीक है? तो टारगेट पे बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब एक छोटा सा सवाल, कई बार कंपनी ओवर कैपिटलाइजेशन से ग्रस्त हो जाती है। तो कोई मुझे बता सकता है ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज ओवर कैपिटलाइजेशन? कंपनी की कैपिटल, जो शेयर कैपिटल इन कंपेरिजन टू असेट्स, बहुत ज्यादा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, कंपनी ने पहले ही शेयर इशू कर रखे हैं, काफी शेयर कैपिटल पहले से ही ज्यादा है। अब कंपनी को फिर से फर्दर फंड्स की आवश्यकता पड़ गई। तो एक हमारे यहां संस्था है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर ये कंपनी मान लो फर्दर शेयर्स इशू करना चाहे तो बताइए ये इसको करने देगी या नहीं करने देगी, जब ओवर कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी है? सेबी करने देगा या नहीं करने देगा? बिल्कुल नहीं करने देगा। अब इस कंपनी को फंड्स की जरूरत है, तो कंपनी ने क्या किया, एक प्रॉमिस किया और डिवेंचर इशू कर दिए। कंपनी ने कहा कि साहब अभी आप लोग हमें डिवेंचर्स खरीद लो हमारे, और 3 साल या 4 साल बाद हम इन्हें कन्वर्ट कर देंगे आपके इक्विटी शेयर्स में। यानी कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और ओवर कैपिटलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए उसे समझ आ गया कि 3 से 4 साल लगेंगे हमें ओवर कैपिटलाइजेशन से अंडर कैपिटलाइजेशन में जाने में। तो हम उस समय जैसे ही अंडर कैपिटलाइजेशन में जाएंगे, लोगों के डिवेंचर्स कन्वर्ट कर देंगे शेयर्स में। ठीक है साहब? तब तक कंपनी ने प्रॉमिस किया कि हम आपको ब्याज देते रहेंगे, इंटरेस्ट देते रहेंगे। लोगों ने डिवेंचर खरीद लिए। 4 साल बाद कंपनी ने ऑफर दिया, लोगों ने अपने शेयर्स कन्वर्ट कर दिए। अब कन्वर्ट करने के बाद शेयर्स कंपनी ने कुछ समय बाद मतलब इशू किए। मान लो मेरे पास डिवेंचर थे, मैंने डिवेंचर के बदले शेयर्स ले लिए,
1 लाख के डिवेंचर खरीदे थे। अब मैंने 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स खरीदे थे, कंपनी ने कुछ समय बाद मुझे 4 साल बाद ऑफर दिया शेयर्स के कन्वर्ट करा लो, और जो शेयर्स में कन्वर्ट करा रहा हूं इनके बदले उनकी फेयर मार्केट वैल्यू है 1.5 लाख रुपया। मैंने कन्वर्ट कराया, मेरे पास शेयर्स आ गए। अब मैं 5-7 साल बाद इन शेयर्स को बेचना चाहता हूं, तो जितने में बेचूंगा वो तो मुझे उस समय सेल प्राइस पता होगा। कॉस्ट क्या ली जाएगी? 1 लाख रुपया, 1,50,000 रुपया। बताइए क्या लेंगे आप कॉस्ट? सब लोग नहीं लिख रहे। ध्यान रखिएगा, यहां कॉस्ट वो ली जाती है जो आपकी पॉकेट से गई। तो आपकी पॉकेट से कितने रुपए गए थे? 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए? तो आंसर इज ये। तो जो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर थी वही कॉस्ट ऑफ शेयर्स मानी जाएगी, और फिर अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन निकाल दिया जाएगा। इस एफएमबी का कोई यूज नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होगा। और एक गांठ बांध लेना बात, आज मैं बता रहा हूं बड़ी यूनिवर्सल, जो आपके कैपिटल गेन में चलेगी पूरे में। जो तुम्हारी पॉकेट से गया वो कॉस्ट है, बस प्रोवाइडेड 1/4/2001 से पहले ना हो। अगर 1/4/2001 ऑनवर्ड्स है तो कॉस्ट और एफएमबी विच एवरेज हायर। क्लियर? तो मैं समझता हूं आज का लेक्चर एकदम समझ आया है। फटाफट बताइए सब लोग, ये क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? बढ़िया से समझ आया एकदम? जो जो पढ़ाया क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। कल कैपिटल गेन खत्म करने के उद्देश्य से आऊंगा और कल खत्म करके जाऊंगा। हम बिल्कुल टारगेट पे चल रहे हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त। गुड नाइट, कल मिलते हैं।